हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट भी बोल सकते हैं, इवन हम इसको क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, चलो देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। कहता है द रिएक्टेंट which is completely consumed when a reaction goes to completion is called limiting reactant और रिएजेंट। यानी कि जो रिएक्टेंट आपने लिया है किसी रिएक्शन को कराते वक्त, अगर वो रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाए तो वो रिएक्टेंट कैसा कहलाता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। और अगर वो क्या हो, कंप्लीटली यूज्ड अप ना हो, थोड़ा बहुत बच जाए, मतलब जितना आपने लिया वो यूज, उसमें से रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बना दिया, फिर भी क्या है वो और भी ज्यादा प्रेजेंट है, उस क्वांटिटी से ज्यादा प्रेजेंट है, तो इस टाइप का जो आपका रिएजेंट कहलाता है वो कहलाता है बच्चे एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको मम्मी ने मार्केट भेज दिया, ठीक है, और 500 रुपए आपको पकड़ा दिए। अब पार्टी नहीं करनी है, मम्मी ने क्या दे दिया, एक स्लिप दे दी साथ में और कह दिया कि ये सामान लेके आना है। ठीक है, तो अगर आप जो सामान लेने गए मार्केट में और वो जो सामान है वो 400 रुपीज का आया, वो जो सामान है वो 400 रुपीज का आया, तो वो जो आपके जो रुपए थे वो क्या थे? एक्सेसली बच गए ना, आप ज्यादा रुपए लेकर गए थे। दैट मीन्स देन जो आपके जो रुपए थे वो क्या थे? एक्सेस रिएजेंट थे। लेकिन आप मार्केट में गए, 500 रुपए का मम्मा ने दिए, और क्या हुआ, सामान लेने गए तो 500 रुपए के 500 ही लग गए, 500 रुपए ही क्या हो गए आपके? यूज अप हो गए। तो अब यहाँ पर जो आपके 500 रुपए थे वो क्या थे? लिमिटिंग रिएजेंट थे। अब बच्चे हुए सो क्या पार्टी नहीं कर सकते ना, दिक्कत हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट केस, यानी कि फर्स्ट केस जब क्या था, आपका सामान 500 की जगह 400 का आया, लेकिन आपके पास पैसे कितने थे? 500। तब आपके पास वो कंडीशन क्या थी? एक्सेस रिएजेंट की थी। लेकिन अगर आपके रुपए 500 के 500 लग गए तो वो क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाया, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाया। तो वही हमें किसी रिएक्शन के दौरान पहचानना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। देखिए, अगर दो रिएक्टेंट है तो अगर आपने पहचान लिया कि एक रिएक्टेंट क्या है आपका? लिमिटिंग है, तो दूसरा क्या हो सकता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या मिलता है आपको? एक्सेस रिएक्टेंट ही मिलता है। ठीक है, इस चीज को एक एग्जांपल्स के थ्रू और समझते हैं। मान लीजिए आपने वाटर का एग्जांपल लिया, तो वाटर को, हाँ, आपकी रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस जरूर होनी चाहिए। 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2, राइट। वाटर की रिएक्शन आप ऐसे लिखते हैं। तो अगर मैं बच्चे यहाँ पर ये कहूं कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं सबके इक्वल मोल्स लेके चलती हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे कह दिया 2 मोल्स ऑफ O2 और 2 मोल्स ही क्या ले लिए? वाटर के। तो अब देखिए कि 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाने के लिए 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाने के लिए 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की नीड रही। दोबारा सुनिए, मैंने क्या कहा? अगर मैं तीनों की इक्वल क्वांटिटी लेकर चलती हूँ, लेकर चलने में क्या दिक्कत है ना, तीनों की इक्वल क्वांटिटी लेकर चलती हूँ, और अब मैं बात करूं कि मुझे क्या चाहिए? 2 मोल ऑफ वाटर चाहिए। तो 2 मोल ऑफ वाटर बनाने के लिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है? 2 मोल्स में, है ना। यानी कि नीड कितने की है? सिर्फ 1 की। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा बच्चों। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 मोल्स। ठीक है, और कितने यूज अप हो गए? 2 मोल्स यूज अप हो गए। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। आई होप आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट समझ में आया होगा और एक्सेस रिएजेंट भी समझ में आया होगा। इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। देखो, जैसे इसने क्वेश्चन दिया मुझे, एक इक्वेशन दे दी, इक्वेशन दी A प्लस B2 गिव्स अस AB2।
ये इक्वेशन दी। कहता है आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट इफ, कहता है कि इक्वेशन क्या दी है, 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मोल ऑफ बी। अगर आप क्या लेकर चलते हो, 300 एटम ऑफ ए लेके चलते हो, 200 मोल ऑफ बी लेके चलते हो, तो इन दोनों में से, और इक्वेशन आपके पास में ये है, तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो पहले तो क्या है, हमें बच्चे इस इक्वेशन को ही पहचानना है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये कह सकती हूं दैट 1 मोल ऑफ ए, 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ B2, दिखाई दे रहा है, 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ B2 गिव्स 1 मोल ऑफ AB2, है ना। 1 मोल ऑफ ए, अगर इन टर्म्स ऑफ मैं मोल पढ़ती हूं, देन 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ B2 गिव्स अस 1 मोल ऑफ B2 AB2। या फिर दूसरी फॉर्म में कह सकती हूं दैट 1 एटम ऑफ ए, 1 atom of A and 1 molecule of B2 gives 1 molecule of AB2, है ना। ऐसे मैं लिख सकती हूँ इस चीज को, यानी कि मैंने इसको एटम की फॉर्म में भी लिख के देख लिया और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी लिख लिया। अब बस मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कोरिलेट कराना है, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल का रेशियो कितना है, 1:1 है। तो यहाँ पर आप खुद सोचिए कि आपके पास कम क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी होती है उससे रिलेट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि इस इक्वेशन, यानी कि जब 1 मोल ऑफ B2, 1 मोल ऑफ B2 के लिए कितने रिक्वायरमेंट की जरूरत, कितने एटम की जरूरत थी, 1 की ही। तो जो 200 मॉलिक्यूल ऑफ B2 को कितने एटम ऑफ ए की रिक्वायरमेंट होगी, 200 की ही। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ 200 मोल ऑफ B2 एंड 200 एटम ऑफ ए, ठीक है, गिव्स AB2, कितना देंगे, 200। तो अब कितने एटम की जरूरत पड़ी भाई, 200, है ना, ए की। B2 कितने थे, 200, गिवन कितने थे, 200। ये तो कंप्लीटली यूज अप हो गया। अब यहाँ पर ए को देखिए, यूज कितने हुए, 200, गिवन कितने थे, 300। सो यहाँ पर 200 एटम क्या रह गए, बच गए, है ना। तो अब जो चीज बच गई, यानी कि वो एक्सेस में प्रेजेंट थी, तो यहाँ पर जो आपका ए है वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट है, और जो B2 है वो क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, इसका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया है बच्चे, कहता है इफ 20.0 ग्राम ऑफ CaCO3, 20.0 ग्राम ऑफ CaCO3 क्वेश्चन दिया है आपको, इज ट्रीटेड विथ 20 ग्राम ऑफ HCl। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करता है HCl के साथ में, वेयर एज क्वांटिटी ऑफ बोथ आर सेम। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 20 ग्राम ही आपके पास में क्या है, HCl है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस। तो अब इनके रिएक्शन से आप कितने ग्राम CO2 को प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, जबकि इक्वेशन इसने ये दी है मुझे। सो इक्वेशन गिवन क्या है मेरे पास में, CaCO3 प्लस में 2 ऑफ HCl गिव्स अस CaCl2 प्लस में H2, ठीक है बच्चे। दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3 इज ट्रीटेड विथ 20 ग्राम ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड। कितने ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा, किससे, अकॉर्डिंग टू द रिएक्टेंट, जो भी आपको दिया हुआ है रिएक्टेंट उसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है कि कितने ग्राम आपको मिलेगा। तो अब यहां से पहले तो निकाल लेते हैं रेशो, कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल लिए, 1, तो HCl के कितने मोल की नीड पड़ी, 2 मोल की। दैट मीन्स अगर आप कितना क्या लेके चलते हो, अच्छा यहाँ पर अगर इनका मैं क्या निकालू, मॉलिक्यूलर मास निकालती हूँ, तो मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का आता है बच्चे 100 ग्राम, और HCl का जो आता है वो आता है 73, ठीक है, कितना आता है, 73 आता है।
तो यहां से तो मैंने क्या निकाल लिया, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। तो सबसे पहले चलो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है आपका। सो अगर मैं यहां पर कहूं, देखिए ये जो 73 ग्राम आया है बच्चे, ये किसका मास है, HCl का मॉलिक्यूलर मास है। कितने HCl का, 2 मोल ऑफ HCl का। गॉट इट। तो यहां पर अगर मैं कहूं दैट 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्स, तो देखिए ये प्रोडक्ट बनने के लिए कितने मोल HCl की रिक्वायरमेंट हुई, इतने मोल, यानी कि इतने ग्राम की। तो यहाँ पे ये इसको मास की टर्म में लिख सकती हूँ दैट 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्स 73 ग्राम ऑफ HCl, है ना। तो गिवन कितना है मेरे पास में, 20 ग्राम। 20 ग्राम ऑफ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब दैट 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्स कितना आ जाएगा, 73 इंटू 20 अपॉन में 100। जब मैं इसको कट करूंगी तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, 14.6 ग्राम। यानी कि जब आपने 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो उसके लिए सिर्फ हमें कितना HCl चाहिए था, 14.6 ग्राम ऑफ HCl चाहिए था। लेकिन हमें HCl कितना प्रोवाइड किया गया था, 20 ग्राम ही HCl प्रोवाइड किया गया था। तो बाकी का HCl क्या आ जाएगा, बच जाएगा। सो मैं यहां पर बोल सकती हूं कि जो HCl है वो क्या है आपका, एक्सेस रिएजेंट है। और कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम का 20 ग्राम ही आपने यूज किया है, तो यहां पर आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। इसके बाद इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे जाते हैं, कहते हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग इसमें कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी। तो जो CO2 है वो HCl के अकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के अकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सो मैं अगर यहां पर कहूं, देखिए अगर आपका कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल था, बैलेंस्ड इक्वेशन है ना, 1 मोल ऑफ जब कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो 1 मोल ऑफ CO2 ही मिला आपको, यहाँ पर CO2 रहेगा। ठीक है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो 1 मोल ऑफ CO2 मिलेगा, या फिर दूसरी फॉर्म में कह सकते हो जब आपने 2 मोल ऑफ HCl लिया तो 1 मोल ऑफ CO2 मिला। तो आपकी मर्जी है, किसी चीज के अकॉर्डिंग लेके चलिए। सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का वेट होता है 100 ग्राम, 1 मोल ऑफ CO2 का जो वेट होता है वो होता है 44 ग्राम। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ दैट 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कितने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट गिवन कितनी थी मुझे, 20 ग्राम। सो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव अस 44 इंटू 20 अपॉन में 100। तो यहां से कितना आ जाएगा, 8.80 ग्राम ऑफ CO2। तो CO2 का क्या आ जाएगा बच्चे, मास आ जाएगा। ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं इस लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है बट बहुत इजी है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है कंसंट्रेशन टर्म। बच्चे कंसंट्रेशन से आप लोग क्या समझते हो, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइंस की बात कर रही हूं मैं। वैसे तो कंसंट्रेशन किसी भी चीज के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज की क्वांटिटी को बताता है कि हाँ इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइंस अगर मैं बात करती हूं तो कंसंट्रेशन को हम किससे रिलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। कि आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन तो आप लोग समझते होंगे, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ एनी कंपोनेंट्स, राइट। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, तो किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा वो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करता है। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, आई डोंट थिंक कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, जो क्या है ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो हमेशा क्या कहलाता है, आपका सोलवेंट, राइट। और जो क्या होता है कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका सोल्यूट। ठीक है। तो सोल्यूट कितना ज्यादा है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या बताता है, उस कंपाउंड की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो यहां पर मैं बोल सकती हूं दैट सोल्यूट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। सिंपल से सिंपल एग्जांपल उठा के चलते हैं। आप लोग मिठाई खाते हैं, गुलाब जामुन रसगुल्ले, है ना। अब मुंह में पानी मत लेके आइएगा प्लीज। तो देखिए, तो उसमें क्या होती है, चाशनी होती है। तो वो चाशनी बनाई कैसे जाती है, तो वो चाशनी बनाई जाती है, देखिए अगर आपने क्या ले लिया, मान लीजिए 2 गिलास पानी ले लिया। 2 गिलास पानी के अंदर अगर आप 2 चम्मच चीनी डाल दोगे तो क्या आपकी चाशनी बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपका जो सोल्यूट है, सोलवेंट है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और सोल्यूट उसके कंपेरिजन में बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब आप क्या करेंगे, उसके अंदर चीनी मिक्स करते रहेंगे, चीनी मिक्स होनी बंद हो जाएगी। जिस पॉइंट पे चीनी मिक्स होनी बंद हो जाए उसको आप कहते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे जिससे आपकी चीनी और घुलनी शुरू हो जाती है। जिस सैचुरेटेड पॉइंट आने के बाद भी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपने चीनी को घोल दिया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन कहलाती है, ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएंगे बच्चों? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। चलो मैं यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करूं तो अब देखो क्या किया मैंने, पानी के अंदर चीनी मिक्स करते जा रही हूँ, मिक्स कर, यानी कि चीनी की क्वांटिटी मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अब क्या होगा, चीनी मिक्स हो गई लेकिन वो जो सॉल्यूशन था वो आपका गाढ़ा होना शुरू हो गया। वो गाढ़ा किस वजह से हुआ? पानी ज्यादा। अब अगर चीनी की जगह अगर आप पानी बढ़ाते, पानी की क्वांटिटी ज्यादा डालते तो अब क्या सॉल्यूशन आपका गाढ़ा होता? नहीं होता। अब ज्यादा मीठा होता? नहीं होता। किस वजह से गाढ़ापन आया? चीनी के बढ़ने से, है ना, यानी कि सोल्यूट के बढ़ाने से। तो जो कंसंट्रेशन बढ़ी उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किसकी वजह से बढ़ी? जब आपने क्या किया, सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया। तो किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोल्यूट की कंसंट्रेशन के, सोल्यूट की अमाउंट ऑफ सोल्यूट के, ना कि अमाउंट ऑफ सोलवेंट के। तो अब हमें यही पढ़ना है, कुछ कंसंट्रेशन टर्म के बारे में आज हम बातें करेंगे। ठीक है, तो जो किसी भी सॉल्यूशन की, अब हम जो पढ़ते हैं कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें पहला आता है आपका मास परसेंटेज। ठीक है, दूसरा आता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड आता है मास वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ आता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, और इसी में हम पार्ट्स पर बिलियन का केस भी करते हैं। ठीक है, फिफ्थ बच्चे आपका आता है मोल फ्रैक्शन, फोर्थ आता है सिक्स्थ आता है मोल फ्रैक्शन, सिक्स्थ आता है आपका मोलैरिटी, सेवंथ नॉर्मेलिटी, एक और रह गया आपका विच इज मोलैलिटी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमारी किससे रिलेट करती है, कंसंट्रेशन टर्म से रिलेट करती हैं, और ये हमें डिटेल में पढ़नी है। और इम्पॉर्टेंट टर्म है बच्चे, ये आपके +2 में भी इवन यूज होने वाली है, बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म की बात करती हूं तो जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म होती है, ठीक है, ये 8 जो टर्म है ये डिवाइड हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड वॉल्यूम। यानी कि कुछ क्वांटिटीज इसमें मास पर बेस्ड है, कुछ में क्या है, वॉल्यूम का यूज है। तो वो चीज हमें देखनी है कौन कौन सी है। तो पहले मैं एक बार बता देती हूँ आपको, और ये भी बताऊंगी कि मास और वॉल्यूम में फिर मैंने इनको डिफ्रेंशिएट क्यों किया, अगर हम सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं तो, क्योंकि सॉल्यूशन तो होमोजीनियस ही होना है। तो पहला मैं बात करूंगी मास बेस्ड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास, बेस्ड ऑन वॉल्यूम। मास पर कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी, मास परसेंटेज। ठीक है, दूसरी आ जाएंगी आपकी पीपीएम, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चे, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन। थर्ड इसमें आती है आपकी मोल फ्रैक्शन, फोर्थ आता है आपका इसमें मोलैलिटी। आई नो ये वर्ड्स आपको बहुत अजीब लग रहे होंगे कि फर्स्ट टाइम आप ऐसे वर्ड सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसको डिटेल में करेंगे और बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है,
ऐसे ही वॉल्यूम बेस्ड जो क्वांटिटीज हैं उनमें क्या आएगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, और क्या होता है मोलैरिटी। ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट है बच्चे, ये मोलैरिटी है एल है इधर और ये मोलैरिटी है आर है इधर, ठीक है, एंड नॉर्मेलिटी। तो ये आपकी जो टर्म्स है ये वॉल्यूम बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम से रिलेटेड बातें करेंगे, यहाँ पर हम मास यानी कि ग्राम किलोग्राम से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है, मोल से रिलेटेड बातें करेंगे। तो ये मैंने इनको डिस्टिंग्विश क्यों किया, क्योंकि देखिए इन पर क्या है कंसंट्रेशन के ऊपर अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मुझे देखना है। क्या देखना है? अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब जहां पर भी वॉल्यूम बेस्ड टर्म आती है तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप टेम्परेचर कम या ज्यादा करते हो, इफ यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वॉल्यूम विल गेट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कि जो वॉल्यूम होता है वो भी कम और ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। दोबारा सुनिएगा कि अगर आप किसी सॉल्यूशन के टेम्परेचर के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट सॉल्यूशन जो इन दी टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आप स्टडी करते हैं लीटर में जैसे पढ़ते हैं, तो उसके जो है वॉल्यूम में भी क्या आता है कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन आता है, वो भी क्या होता है कम ज्यादा होता है। दैट मीन्स कि जो क्वांटिटीज आपकी वॉल्यूम बेस्ड है वो क्या होती है अफेक्ट होती है बाय टेम्परेचर। तो मैं ये बोल सकती हूँ दैट दिस क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, लाइक मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है या इंडिपेंडेंट टर्म है, नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है या इंडिपेंडेंट टर्म है। तो ये पता करने के लिए बस आपको ये देखना है क्या ये एक वॉल्यूम बेस्ड टर्म है। वॉल्यूम बेस्ड टर्म है तो टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज होगा ही होगा। ऐसे ही अगर मैं मास की बात करती हूँ तो ये क्या है सॉलिड फॉर्म में मेनली होते हैं, तो इनमें अगर आप टेम्परेचर का चेंज लेके आते हो तो जो इनके मास में जो चेंजेस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। सो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो मास बेस्ड टर्म्स हैं ये क्या होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है बच्चों। क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मैं दोबारा बोल रही हूं कि जो वॉल्यूम बेस्ड टर्म होती है वो क्या होती है आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट, वेयर एज मास बेस्ड टर्म्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, चाहे वो 1 नंबर में पूछे आपसे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मास परसेंटेज की, जिसको हम मास मास रिलेशनशिप भी बोलते हैं या फिर W/W परसेंटेज भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो मास परसेंटेज में कुछ डिफरेंट नहीं है, परसेंटेज निकालना आपको अच्छे से आता है। कैसे निकालते? गिवन मास अपॉन में टोटल मास, ठीक है। गिवन आप मतलब आप अपने मार्क्स निकालते हैं जैसे सेम कंडीशन ही तो होती है, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू में 100। ऐसे ही क्या है मास परसेंटेज आपको निकालनी है। तो मान लीजिए किसी सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, सोल्यूट प्रेजेंट है और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है। एक ए जो है आपने उसको क्या बोल दिया बच्चे? सॉल्वेंट बोल दिया, ठीक है। बी को आपने क्या बोल दिया? सोल्यूट बोल दिया। वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 से 2 सॉरी, ठीक है। तो सोल्यूट क्या हो सकता है? 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। भाई आपने पता चला शुगर के साथ में नमक और डाल दिया सॉल्यूशन बनाते वक्त, ठीक है। तो अब अगर ये पूछता है कि मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बताइए, तो अब मास की टर्म चल रही है, इसको हम W/W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स देखो क्या करते हैं आप, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स। तो ये यहाँ पर भी तो यही है कि जिसका परसेंटेज निकालनी है डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब यहाँ पर W/W है तो दोनों जो टर्म है मास बाई मास, यानी कि दोनों टर्म आपकी मास की फॉर्म में होनी चाहिए, वॉल्यूम की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी है? मास परसेंटेज निकालनी है किसकी? ए की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मास यानी कि मास ऑफ ए प्लस में मास ऑफ बी, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ये 2 चीजें प्रेजेंट है। इनटू में क्या आ जाएगा? 100। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो? मास परसेंटेज निकाल सकते हो बी की, तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ बी यानी कि वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए प्लस में वेट ऑफ बी इनटू में 100। ये WA प्लस WB क्या है? टोटल मास, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कहूं क्वेश्चन में क्या कह सकता है आपको, कहता है 10% ब्रैकेट में लिख दिया W/W,
ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान देना है। इसका मतलब क्या है, W/W यानी कि ऊपर भी मास की टर्म है और नीचे भी मास की टर्म है। सो 10% W/W सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो 10% W/W सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम आपका NaCl प्रेजेंट है और 90 ग्राम आपका क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 100 ग्राम है। 10% W/W solution of NaCl means 10 gram of NaCl present in 100 gram, क्योंकि ग्राम में लेना है, 100 gram of the solution, and you can also say that 10 gram of NaCl and 90 gram of solvent which is water। तो इस तरीके से ये आपकी जो मास परसेंटेज एक दूसरे को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद में ये तो आपके फर्स्ट टर्म थी, ठीक है। उसके बाद में आपका सेकेंड टर्म आता है वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप, या फिर क्या बोल सकते हो आप इसको, V भी बोल सकते हो, वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हो, ठीक है। कुछ चेंज नहीं है, यहां पर मास बेस्ड टर्म थी, यहां पर वॉल्यूम बेस्ड टर्म है। तो यहां पर आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए पर कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ बी इनटू में 100। बस यहां पर आपने ग्राम लिया था, ये यहां पर इनकी यूनिट जो रहेगी वो किस फॉर्म में लेके चलना आपको, जो आपको वॉल्यूम दिया मिलेगा वो बच्चे सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। सेंटीमीटर क्यूब को कई जगह पे ऐसे भी लिखा होता है सीसी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको पता है 1 ml के ही इक्वल होता है। तो ये चीज आपको समझ जानी है वहां पर। ऐसे ही क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, VB अपॉन में VA प्लस में VB इंटू में 100, ठीक है। इस तरीके से आप वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल सकते हो। थर्ड आता है बच्चे इसमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास मतलब इसी से कोरिलेट कर लेते हैं W, ठीक है। वॉल्यूम मतलब V, W/V रिलेशनशिप के बारे में आपसे यहां पर बात कर रहा है ये। तो अगर मैं इसकी बात करूं W/V रिलेशनशिप की, तो यहां पर क्या है, इसका भी आप एग्जांपल ले सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप का। मान लीजिए ये कहता है दैट 10 सेंटीमीटर क्यूब 10% सोल्यूशन 10% V/V, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन। तो इसका मतलब क्या है, दैट 10 सेंटीमीटर क्यूब एसीटोन इज प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ जो है आपका, वाटर नहीं बोलेंगे, सॉरी सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्यूशन की बात चल रही है। 10 सेंटीमीटर क्यूब एसीटोन इज प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही आता है आपका मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में कैसे निकालेंगे, बस आपको ऊपर की टर्म जो है आपकी मास में W/V है ना, ऊपर वाली मास में लेनी है, नीचे वाली किस में लेनी है, वॉल्यूम में लेनी है, ठीक है। तो जैसे आप इसको बोल सकते हैं 10% शुगर सॉल्यूशन, 10% शुगर सॉल्यूशन, दैट मीन्स 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी कि जो आपका सोल्यूट है वो क्या है, आपका सोल्यूट किस में है, आपका ग्राम में है, और जो आपका सॉल्यूशन जो ओवरऑल यानी कि सोलवेंट यहाँ पर आपका ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और किस फॉर्म में है, लीटर की क्वांटिटी में, यानी कि सॉरी वॉल्यूम की फॉर्म में आपके पास में यहाँ पर सोलवेंट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये है आपके W/W, W/V एंड V/V रिलेशनशिप है, जिसको आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप नहीं दी, सीधा कहते हैं कि 10% शुगर सॉल्यूशन, 10% एसीटोन सॉल्यूशन, 10%, ठीक है। तो इस तरीके की अगर बात कर रहा है तो आप यहाँ पर W/V रिलेशनशिप ही लेकर चलेंगे, अगर मेंशन नहीं किया गया है इन दैट केस, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ आता है पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में जितने भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो
तो जो सोल्यूट की जो क्वांटिटी होती है हम बहुत बहुत कम अमाउंट में लेकर चलते हैं, क्योंकि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसको हम आइडियल सॉल्यूशन मान के चलते हैं। ठीक है, तो सोल्यूट किस में लेके चलते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में। तो बहुत कम क्वांटिटी में करने के लिए हम उसको और ज्यादा तोड़ देते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर मास परसेंटेज निकाली थी एक की, ठीक है, तो इसी की मास परसेंटेज देखते, तो मास परसेंटेज ऑफ ए कैसे निकाली थी आपने, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना। तो यहां पर आप 100 का पार्ट निकालते हैं, परसेंटेज में क्या करते हो, 100 का पार्ट, 100 में से इतना, 100 में से इतना। यहां पर क्वांटिटी छोटी कर देनी है, तो कितनी कर देनी है, 10 की पावर 6। मिलियन कर रहे हैं ना, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी में क्या होता है, बस आपको 10 की पावर 6 की जगह क्या कर देना है, 10 की पावर 9 कर देना है। तो ये क्या होता है आपका पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो ये बहुत इजी चीजें थी जो आप कर सकते हैं इजीली। तो इसके बाद में कुछ और टर्म्स आती है हमारी, लाइक मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उतनी ही ज्यादा क्या है, इजी भी है। अगर मैं मोलैरिटी को डिफाइन करूं तो कहूंगी इट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड per liter of the solution. It is the number of moles dissolved per liter of the solution. अब मोल कंसेप्ट में आपने मोल्स निकालना तो सीख ही लिया होगा। तो जो मोलैरिटी होती है उसको बच्चे मैं रिप्रेजेंट करती हूं कैपिटल एम से। ठीक है, तो ये क्या है, रेशियो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बोलूंगी मैं यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, दैट इज सॉल्यूशन शुड बी इन लीटर। सॉल्यूशन किस में होना चाहिए आपका, लीटर में होना चाहिए। इफ एनी केस इफ योर सॉल्यूशन इज इन द टर्म ऑफ सेंटीमीटर क्यूब और ml, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 1000। दैट मीन्स यहां पर अगर आपने ले लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर आपका जो सॉल्यूशन है वो ml में है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आपको इस पूरी टर्म को क्या कराना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अभी साथ साथ क्या है, एक दो क्वेश्चन इनके करके चलते हैं। जो टर्म हमने पढ़ी है साथ साथ आगे की टर्म्स भी करते रहेंगे। तो इसे देखो, कहा कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन लिया है, उसने सॉल्यूशन में क्या किया, 2 ग्राम सब्सटेंस को 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ इट, इसकी मास परसेंटेज निकालिए। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या दिया है आप लोगों को, डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो यानी कि 2 ग्राम आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चे, सोल्यूट है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसको क्या, सोल्यूट को कह देती हूँ कि चलो यहाँ पर सोल्यूट कह देती, सोल्यूट को मान लो मैंने कह दिया ए। ठीक है, सब्सटेंस ए कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम। ठीक है, सोलवेंट क्या दिया हुआ है, यानी कि वाटर, मान लो वाटर को मैंने कह दिया बी, कितने ग्राम है, 18 ग्राम। कहता है इन 18 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ इट। सो बहुत सिंपल एग्जांपल है। तो मास परसेंटेज निकालनी है मुझे, क्या आ जाएगा यहां पर, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू में 100। तो मास कितना आ जाएगा इसका, 2, और टोटल मास कितना आ जाएगा, 18 + 2 विच इज 20, है ना। 18 + 2 20 इंटू में क्या आएगा, 100। तो इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, इधर 5 और यहां से आ जाएगा आपके पास में 10%। तो बहुत इजी क्वेश्चन था मास परसेंटेज से रिलेटेड। इसी ऐसे ही क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। कहता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर प्रेजेंट इन मोल पर लीटर। हाँ जी, यूनिट की बात करेंगे। मोलैरिटी हम लोगों ने निकाली थी अभी, है ना। तो जो मोलैरिटी होती है आपकी, वो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो? मोल से। सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हो लीटर से। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी? मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट रहेगी। तो ये क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए सेकंड क्वेश्चन में कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम, 20 ग्राम आर डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो कहता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की बात कर रहा है बच्चे, किसमें? मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर आ गया, कंसंट्रेशन आ गया। तो यहां पर आपको समझ जाना है क्या निकलवाना चाह रहा है आपसे? मोलैरिटी निकलवाना चाह रहा है, एम निकलवाना चाह रहा है, ठीक है। ऑफ शुगर C12H22O11 इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजोल्व इनफ, यानी कि यहां पर इसने मुझे क्या दिया है? शुगर की अमाउंट दी है। शुगर कितना है? 20 ग्राम है, ठीक है। तो अगर आपके पास में गिवन मास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। और सॉल्यूशन वॉल्यूम दिया हुआ है तो पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा? 20 ग्राम, ठीक है। अब आपके पास में जो आपका क्या दिया हुआ है? सोल्यूट दिया हुआ है, वो क्या दिया है? शुगर कितना दिया है? 12 इंटू 12 C12H22O11। तो 12 इंटू 12 प्लस में 1 इंटू 22 प्लस में 11 इंटू में 16। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 342। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ जाएंगे? 20 अपॉन में 342। तो यहां से अब आप क्या निकालेंगे? आप मोलैरिटी फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज 20 अपॉन में 342 डिवाइडेड बाई क्या था बच्चे? वॉल्यूम। वॉल्यूम इसने क्या दिया है? 2 लीटर। तो 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो यहां पर हमें 1000 से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो वॉल्यूम गिवन है वो ऑलरेडी आपको किस में गिवन है? लीटर में। तो अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? आप सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी यहां से 0.029 मोल पर लीटर। क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी कर ली? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी निकालना सीखा, साथ में हम लोगों ने मोलैरिटी निकालना भी सीखा। इसके बाद में मैं बात करूंगी मोलैलिटी की। देखिए मैं मोलैलिटी की बात कर रही हूँ, मोलैरिटी की बात नहीं कर रही। यहाँ पे एल है, आर नहीं है। मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। तो अगर मैं डिफाइन करूं तो इसको डिफाइन करना चाहूंगी तो ये कहूंगी इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1000 ग्राम, और ये बोल सकते हो 1 kg ऑफ सोलवेंट। देखो हम लोगों ने कहा भी था कि जो मोलैलिटी है वो मास बेस्ड टर्म है। तो यहां पर एक तो मोल्स है, दूसरा क्या है आपका? सोलवेंट किस में है? केजी में है। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। याद रखिएगा यहां पर सॉल्यूशन नहीं है, सोलवेंट है। और सोलवेंट आपका किस में होना चाहिए? यहां पर केजी में होना चाहिए। इफ एनी केस इफ योर सोलवेंट इज इन व्हाट? इन ग्राम। तो क्या हो जाएगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो अगर ये ग्राम में दिया हुआ है आपको तो क्या करेंगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। यूनिट की बात करते हैं इसकी। तो यूनिट क्या हो जाएगी? ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स है तो मोल, ठीक है। अब ये किस में रहेगा आपका? केजी में रहता है नीचे, तो मोल पर केजी। ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चे? यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे आपने मोलैरिटी का क्वेश्चन निकाला, मोलैरिटी का क्वेश्चन भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। फोर्थ आता है इसमें मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? पहली बात, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम जीटा से। जीटा इस तरीके से, कुछ एक्स की टर्म होती है, ये थोड़ा सा ऐसे लंबा हो गया, ठीक है। जीटा से क्या है, हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो कह सकती हूं इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of one component to the total number of moles present in solution लिख सकते हैं, moles present in सॉल्यूशन। जैसे आप मास परसेंटेज निकाल रहे थे तो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस या कंपोनेंट जिसका मास परसेंटेज निकाल रहे थे वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मास कर रहे थे, ऐसे ही क्या है मोल फ्रैक्शन के अंदर है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल। फॉर एग्जांपल आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर ए कंपोनेंट था, बी कंपोनेंट और सी कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट प्रेजेंट थे, लेकिन ये कह रहा है कि आपको मोल फ्रैक्शन बताना है सिर्फ ए का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, पहले तो आपको इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो ए के नंबर ऑफ मोल्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल एन से, तो क्या आ जाएगा एन ए, बी के लिए क्या हो जाएगा एन बी, सी के लिए क्या हो जाएगा एन सी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है ना, रेशियो ऑफ द वन कंपोनेंट जिसका निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब ये कितने भी हो सकते, 2 भी हो सकते थे तो एन ए प्लस एन बी रह जाता, 3 है 4 है, जितने भी हैं डिवाइडेड में क्या आ जाएंगे टोटल। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। बच्चे याद रखिएगा यहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, जीटा सी एन सी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या कहता है, दैट 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपका क्या है यहाँ पर सोल्यूट है, ठीक है, जिसका मोलर मास इसने दिया है 180, आर डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर विच इज योर सोलवेंट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन सिर्फ वाटर का इसने निकलवाया है, तो जो इसे क्या दिया है, मास दिया है, मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है बच्चे 2.82, ठीक है। मास ऑफ वाटर दिया है आपको, क्या दिया है 30 ग्राम, और पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पूछा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ ग्लूकोज मोल्स निकालेंगे ग्लूकोज के, क्या आ जाएगा एन ऑफ ग्लूकोज क्या आएगा बच्चों, गिवन मास 2.82, मोलर मास कितना है आपके पास में 180। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0157। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हो। तो मोल्स ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, 30 ग्राम वाटर है, टोटल मास कितना होता है वाटर का 18 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.67। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज विल बी 0.0157 divided by 0.0157 plus 1.67। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 0.009, ठीक है, ये आएगा इसका मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही वाटर का भी निकाल सकते हैं आप। अब मोल फ्रैक्शन में एक चीज बड़ी अच्छी होती है, क्या होता है, जैसे आपने 2 कंपोनेंट लिए, एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ था, ए और बी से ही मिलके बना हुआ था, यानी कि इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पड़ा होगा। तो जो सम होता है इन सब का, 3 है तो 3 का, 4 है तो 4 है, मैंने 2 ही मान लिया। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 के इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर आपने एक का मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया तो दूसरे का निकाल सकते हो, यानी कि जिट्टा ए क्या हो जाएगा 1 माइनस जिट्टा बी कह सकते हो, और जिट्टा बी क्या हो सकता है आपका 1 माइनस जिट्टा ए। तो यहां पर अगर आपने ग्लूकोज की का क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो यहां पर आप कह सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। तो ग्लूकोज की तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी 1 माइनस 0.009। सो आंसर विल बी क्या आ जाए, आप आंसर क्या आएगा 0.001। तो इस तरीके से आप इजिली, अगर सभी कंपोनेंट में से 2 कंपोनेंट है तो अगर आपने एक कंपोनेंट निकाल लिया है तो दूसरे कंपोनेंट का भी आप क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बच्चे अभी तक? हम लोगों ने पढ़ लिया मास फ्रैक्शन, हमने परसेंटेज रिलेशनशिप देखी जिसमें मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप देखी, पीपीएम पीपीबी हम लोगों ने कर लिया, मोलैरिटी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन हम लोग कर चुके। इसके बाद में आता है नॉर्मेलिटी, ये मैं लास्ट में करवा रही थी। इंपॉर्टेंट तो देखो सभी की सभी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें ये वाली टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली टर्म इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी को पहले तो चलो डिफाइन करते हैं। इट इज द ग्राम इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट पूरा लिख देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट dissolved in 1000 gram, dissolved in 1 liter of the solution. It is a gram equivalent mass, ठीक है, किसका, सोल्यूट का, ठीक है, नंबर, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे जो नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन से। तो इसको मैं लिखूं, अगर रेशियो की फॉर्म में लिखूंगी तो यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको जो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, ये भी किस में लेना है, लीटर में लेना है। इन एनी केस सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर में दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो मोल फ्रैक्शन आपका यूनिट लेस होता है। नॉर्मेलिटी की अगर बात करूं तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, वॉल्यूम है तो पर लीटर, तो ये क्या रहेगी, यूनिट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैं मोल्स तक तो निकाल रहे थे, अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट आपका होता है जो भी आपका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन की बात जब ये कर रहा है तो आपको ये तो बताएगा कि सोल्यूट कितना लिया है उसने, है ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बताएगा, जिसको आप गिवन मास बोलते थे। भाई जब मोल्स निकालते हो तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखो मोल्स आप निकालते हैं तो क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। ऐसे ही क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है, क्या आ जाएगा, गिवन मास, तो यहां पे मोल्स था तो मोलर मास, तो यहां ग्राम इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अब क्वेश्चन आता है आपका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं आप, मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। ध्यान से सुनिएगा, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इसको कुछ बुक्स में एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी मर्जी है किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो भी आपको सब्सटेंस गिवन होगा,
सोल्यूट होगा, सोल्यूट जो आपको गिवन होगा, वो 3 फॉर्म में आपको मिल सकता है। या तो मिलेगा एसिड की फॉर्म में, या वो मिलेगा बेस की फॉर्म में, या फिर वो होगा एक कोई सोल्ट, या तो एसिड या बेस या कोई सोल्ट। अगर एसिड है तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एसिड है तो इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास अपॉन में बेसिसिटी। बेस है तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एसिडिटी। अब बेसिसिटी क्या होती है, जो भी एसिड गिवन होगा, एसिड क्या है, जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, तो मान लो उसने कह दिया H2SO4 है तो 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेस है तो कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, एसिडिटी। सोल्ट है तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन में, ठीक है, नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ कैटायन। फॉर एग्जाम्पल आपको CaCO3 दिया हुआ है 2 पॉजिटिव, ठीक है, तो CaCO3 दिया हुआ है, 4 जोन कैटायन लिख सकते हैं आप, 4 जोन कैटायन। तो यहां पर ये C2 पॉजिटिव है तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रही हूं, दोबारा सुनिएगा। नॉर्मेलिटी क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अब क्वेश्चन आता है कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, जो भी सोल्यूट दिया हुआ है उसका मोलर मास अपॉन में वो सोल्यूट था है कैसा, एसिड है तो उस एसिड ने कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज किए, वो बेस है तो कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज किए वो, अगर सोल्ट है तो कितना उसके ऊपर चार्ज है वो, यानी कि कैटायन या अनायन किसी को भी देख लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि जितना सोल्ट है तो इक्वली मिलेगा, ठीक है, तो उतना ही आपको क्या रखना है, उसके ऊपर चार्ज रखना है। तो पहले इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, फिर इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो इधर वैल्यू पुट करेंगे, फिर ग्राम इक्विवेलेंट मास निकल जाए, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकलने के बाद यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद में आप क्या निकालेंगे, फाइनल नॉर्मेलिटी निकालेंगे। अब देखिए इसे क्वेश्चन दिया है, कहता है सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COOH का ट्वाइस डॉट, ठीक है, 2H2। ये होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ एसिड। एसिड दिया है और एसिड का इसने मास दिया है मुझे कितना, 0.63 ग्राम। ठीक है, अब एसिड कौन सा है, ऑब्वियसली बात है बच्चे, ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, ठीक है, इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का वो कितना दिया है, 250 ml दिया है। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहले तो लिख लेते हैं फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बस फटाफट वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले तो हम निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। फिर हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं बच्चे, मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। अब आपको क्या दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसकी बेसिसिटी। तो मोलर मास की अगर मैं बात करूं बच्चे की, जो आपका जो क्या है ऑक्सैलिक एसिड है, उसका जो मोलर मास होता है वो होता है 126 ग्राम। ठीक है, कितना होता है, 126। तो बस वैल्यू पुट करनी है। तो पहले तो इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, मोलर मास कितना हो गया, 126। अब क्या है, एसिड है, ठीक है, कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, COH है, 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो आ गया आपका 63। अभी 63 को इधर पुट कर दे। गिवन मास कितना है, 0.63, ये रहा, आया कितना, 63 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। इसको मैं सोल्व करती हूँ, नीचे क्या आ जाएगा, 100 कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा क्या, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, 01। तो यहां से आपका क्या निकल के आ गया बच्चे, ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आ गया। अब इसको नॉर्मेलिटी वाली इक्वेशन में मतलब रिवर्स चलना है हमें ना, तो यहां पर ये क्या निकल के आ गया आपका, ग्राम इक्विवेलेंट
0.01। वॉल्यूम इसने कितना दे रखा है 250 ml। अब ध्यान देना बच्चे, ml दिया हुआ है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम आपको किस में लेना है, लीटर में लेना है। तो ये क्या आएगा 4। तो यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी आएगी सॉल्यूशन की वो कितनी आ गई आपके पास में 0.04। तो ये आपके आ गई नॉर्मेलिटी। यूनिट क्या होती है इसकी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन की नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। एक रिलेशन भी होता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू में मोलैरिटी। n इंटू में मोलैरिटी, ठीक है। n यहां पर क्या है, वैलेंसी फैक्टर है। मान लीजिए इसने कह दिया कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी है 2 है, ठीक है। ये कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। कि आपके पास कोई सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी इतनी है, किसकी, एसिड दे रखा है, लाइक एसिड इसने दे दिया H2SO4। H2SO4 की मोलैरिटी 2 है तो उसकी नॉर्मेलिटी बताइए। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट। तो वैलेंसी फैक्टर 2H पॉजिटिव रिलीज करेगा, 2 मोलैरिटी 2 गिवन थी, तो क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 4। तो इस तरीके से आप नॉर्मेलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। एक इक्वेशन आती है मेरे पास, नॉर्मेलिटी इक्वेशन एंड मोलैरिटी इक्वेशन। अब नॉर्मेलिटी इक्वेशन और मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है, तो इसी को मैं समझाती हूँ। चलो पहले बात करते हैं मोलैरिटी इक्वेशन की। मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है, मान लीजिए आपके पास में 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। जो पहला सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कुछ गिवन है। मान लो उसने कह दिया कि 2 मोलैरिटी है, ठीक है। उस सॉल्यूशन का कुछ क्या होगा, वॉल्यूम भी होगा। तो मान लो उसकी कुछ, देखो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन उसकी कुछ मोलैरिटी जिसको मैंने कह दिया M1, उसका कुछ वॉल्यूम भी रहा होगा, कितने वॉल्यूम की मोलैरिटी है तो V1। ऐसे ही जो सॉल्यूशन दूसरा है आपके पास में, तो सॉल्यूशन की भी कुछ मोलैरिटी रही होगी। जो दूसरा सॉल्यूशन एक और ले लिया आपने, उसकी कुछ मोलैरिटी लेट्स से M2, और दूसरा जो सॉल्यूशन उसका जो वॉल्यूम है वो उसका वॉल्यूम क्या रहा होगा V2। 2 डिफरेंट सॉल्यूशन लिए, तो पहले वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 थी, वॉल्यूम V1 था। दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी M2 थी, वॉल्यूम V2 था। अब इसने क्या कर दिया, दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया। अब कहता है कि नया जो सॉल्यूशन आएगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन या मिक्सिंग भी बोल सकते हैं। तो M ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगी, ये होती है आपकी M1 प्लस M2, ठीक है। M1 प्लस M2, सॉरी क्या हो जाएगी यहां से, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगी बच्चे आपकी M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। ये कब होगी, आपने 2 मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी कुछ डिफरेंट होगी M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। ऐसी नॉर्मेलिटी भी हो सकती है, क्या हो जाएगी N1 V1 प्लस N2 V2, ठीक है, V1 प्लस V2। इसको M3 भी बोल सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए इसने कहा कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की क्या है, मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। दूसरा सॉल्यूशन दिया, अब दूसरे सॉल्यूशन की कहता है कि वॉल्यूम तो V2 है, मोलैरिटी बताइए। मोलैरिटी हमें नहीं पता। 2 सॉल्यूशन दिए हैं जिसमें पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे दी, वॉल्यूम दे दिया, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, और पूछता है कि मोलैरिटी बताइए दूसरे सॉल्यूशन की क्या होगी। तो इसका मोलैरिटी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन क्या होगी, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ऐसे ही नॉर्मेलिटी कर सकते हैं, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। आपके पास में ये है V2 है, तो M2 आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया, कहता है 250 ml of 1.5 m solution of sulfuric acid is diluted by adding 5 liter of water. What is the molarity of diluted solution? क्या कहा, 250 ml of 1.5 मोलर सॉल्यूशन। मोलर बोलते हैं यानी कि मोलैरिटी की बात कर रहा है ये, कि जो इसने क्या दिया M1 मुझे दिया, वो दिया है 1.5 मोलर। इसका जो वॉल्यूम दिया है बच्चे वो कितना दिया है 250 ml, ठीक है। अब दूसरा कहता है कि उसको मिक्स कर दिया गया
कितने के साथ, वाटर का वॉल्यूम कितना दिया है, V2 इसने कितना दिया है 5 लीटर। अब अब क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 1000 से डिवाइड करा दें, है ना, 250 को 1000 से डिवाइड करा देंगे। अब पूछ रहा है M2 बताइए, तो यहीं से निकल जाएगा आपका M2। तो M2 क्या हो जाएगा, यहां से M1 V1 अपोन में ये जो V2 आएगा नीचे आ जाएगा, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आपको इक्वेशन क्या है अच्छे से समझनी है। तो यहाँ पर आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, विच इज कंसंट्रेशन टर्म। और ये टॉपिक मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ना सिर्फ इसके अभी इनके बारे में पढ़ना है, इवन इनके बहुत बहुत सारे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। सो टिल देन बच्चों, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।